मैंने नेट पर सर्च किया था टू बी फ्रैंक वेरी रैंडमली एंड उसमें मुझे सबसे ऊपर ही गेटेड झील देखा था, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट ट्राई इट। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, लाइक 3 दो तीन सब्जेक्ट्स के, कि मैं देख लूँ इफ़ मुझे ठीक लग रहा है या नहीं, इफ़ इट इज़ सूटेबल फॉर मी। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की मुझे बेस्ट लगी, यहाँ पे जो डाउट सपोर्ट है और मेंटर सपोर्ट है वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा है एंड ओपन टू डिस्कशन है। मेरा मैसेज ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी और रिविजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेड झील। आज हमारे साथ उर्वशी बंसल है जो आईएससी में सेलेक्ट हुआ, आईएससी बेंगलोर। और आपको सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में प्रिपरेशन किया है, ओनली 7 मंथ, है ना। वेलकम उर्वशी। थैंक यू सर। तो आज मैं उर्वशी के बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो हमारे प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है कि इतने कम समय में इन्होंने जो प्रिपरेशन किया वो हमने हमारे लिए बहुत ही बड़ा कि इतने लिमिटेड टाइम 7 मंथ्स में इन्होंने किस तरह से इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखा और उसको प्रैक्टिकली फॉलो किया, और गेटेड झील के जो टेस्ट सीरीज थे, बुकलेट थे, क्लासेस थे, उसको कैसे यूटिलाइज किए, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि आप गेटेड झील तक पहुँचे कैसे, कैसे आपके मन में हुआ कि गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसा कि मुझे पता है कि आपका प्लेसमेंट भी हो गया था, तो कई बच्चे तो प्लेसमेंट होता है खुश हो जाते हैं, चलो अब आराम से अब अपना टाइम पास करते हैं और फिर अपन जाएंगे जॉब करेंगे। लेकिन आपके मन में कैसे आया कि नहीं मुझे गेट की प्रिपरेशन करना है, और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? हेलो एवरीवन। मैं एक्चुअली आई वांटेड कि इंदौर में मुझे मिले बिकॉज मेरा होम टाउन नियर बाय है, सो आई वांटेड समवेयर क्लोजर टू माय होम टाउन। मैंने इंदौर में सर्च किया, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था यहाँ के बारे में, अबाउट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर। मैंने नेट पर सर्च किया था टू बी फ्रैंक वेरी रैंडमली एंड उसमें मुझे सबसे ऊपर ही गेटेड झील देखा था, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट ट्राई इट। सो मैंने बात की थी यहाँ पे एडमिन ऑफिस में, आई गेस मेरी सुभाष सर से बात हुई थी एंड उन्होंने मेरे से बात किया, थोड़ा बहुत काउंसिल किया एंड देन उन्होंने कहा कि इफ़ मुझे ट्राई करना है तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, लाइक 3 दो तीन सब्जेक्ट्स के, कि मैं देख लूँ इफ़ मुझे ठीक लग रहा है या नहीं, इफ़ इट इज़ सूटेबल फॉर मी। एंड जब भी मैंने देखे वो लेक्चर्स तो मुझे अच्छा लगा, इट वाज सूटेबल फॉर मी, मुझे समझ आ रहा था। एंड जब मैं फिर उसके बाद यहाँ आई ऑफलाइन के लिए, और मैं मैम से भी मिली थी, सर से भी मिली, मैं सबसे मिली यहाँ पर, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया कि एटमॉस्फेयर देख करके। हाँ कि ये अच्छा है एंड मैं कर सकती हूँ यहाँ पर, मुझे समझ आएगा। ऑल्सो जो मेंटर टीम थी यहाँ पे, जो भी टीचर्स थे एंड सब थे, हेल्प के लिए भी, गाइडेंस के लिए, जब चीज़ें समझ नहीं आती डाउट सॉल्विंग के लिए भी, तो वो सारा चीज़ें देख के मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, हाँ कंटिन्यू कर रहेगा सकते। कि आई कैन कंटिन्यू एंड आई कैन जॉइन हियर। तो मैं आ गई तो फिर। कब आए थे? जुलाई में? हाँ लाइक जून एंड, लाइक 2-3 डेज मान लीजिए आप, 25-26, तो मैं अच्छा, ऑलमोस्ट एंड ऑफ जून। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि आपके मन में गेट करने की इच्छा, मतलब एक होता है ना कि चलो अब प्लेसमेंट हो गया, तो फिर गेट पे मैं चाह रहा था जानना, थोड़ा सा बच्चे को बताइए कि कई लोग ना इस चीज़ से कन्फ्यूजन है कि गेट या प्लेसमेंट इस तरह से। सी मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बट मुझे चाहिए था, मुझे मास्टर्स करना ही था एनी विच वेज़। मेरा कन्फ्यूजन ये था कि मैं अभी करूँ या बाद में करूँ, यही एक कन्फ्यूजन था मेरे लिए, मेरे माइंड में। एंड मेरा ये था कि अभी क्योंकि टाइम भी कम बचा था, मैं सोच रही थी करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए मुझे। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं और टाइम नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी कंप्लीट करूँ, जल्दी एजुकेशन अपना कंप्लीट करूँ, एमटेक भी फास्टर कंप्लीट करूँ, बिकॉज इट वाज जस्ट मेरा पर्सनल चॉइस था। मुझे चाहिए था मैं एक कंप्लीट एजुकेशन लेने के बाद ही उस सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, उसका बेनिफिट भी है और अगर। उसके यस। हाँ, वो मतलब मुझे लगता है सबका अपना चॉइस है। मेरे हाँ लिए हाँ। ये ज़्यादा मुझे फीजिबल और ज़्यादा सूटेबल लगा कि मुझे पहले ये करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बार ही प्लेसमेंट में घुसने के बाद भी वापस पढ़ाई के लिए खुद को मना पाना और करना आसान नहीं ना, होता। इट इज़ नॉट दैट ईजी। यस। नेक्स्ट है
कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं, कैसे क्या आपने प्लान किया था, क्योंकि इतने लिमिटेड टाइम है। कई लोग जो जून एंड में ज्वाइन करते तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, इवन जो अभी ज्वाइन किए या जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि अभी से भी आपके पास है ना काफ़ी सफिशेंट टाइम इन्होंने वो कर दिखाया। आईएससी जो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में मतलब नाम आते हैं है ना, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी एआई में, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो प्लीज़ आप बताएं कि कैसे क्या आपने प्लान किया था। तो मेरा बहुत बेसिक एकदम रूकी मैथमेटिक्स कि 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 मंथ्स है एंड 12 सब्जेक्ट्स थे। मैंने डिवाइड कर दिया उसको वेरी प्लेनली। मुझे चाहिए था कि मैंने मतलब जैसे अभी आप लोग शायद ये देख रहे होंगे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए। सो मेरे को उन सब में एक कॉमन चीज़ यही दिखी थी कि सबका यही बोलना था कि लास्ट के जो 2-3 मंथ्स है उसमें पढ़ाई की जगह फोकस मोर ऑन रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह। एंड आई वाज लाइक ओके देन 7 मंथ्स थे, मैंने लास्ट के 3 मंथ्स उसके लिए रख ही दिया कि मैं उस टाइम पे पढ़ूंगी नहीं। सो जो 4 मंथ्स थे मैंने उसी को अपना प्रॉपर टारगेट बनाया कि 4 मंथ्स है, 12 सब्जेक्ट्स है, आई डिवाइडेड 3 सब्जेक्ट्स पर मंथ। और उसके बाद ऐसा था 1 महीने में 3 सब्जेक्ट्स अगर मुझे करने हैं तो मैं उसको ऐसे मतलब मैंने ऐसे बैलेंस किया था कि एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर मैं ले रही हूँ, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट पढ़ते हैं, जिनको शायद आप कम टाइम में इतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकते, जैसे सीएन होता है, सीओए होता है, तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा वो ट्रिकी पड़ते हैं। तो मैंने उनको बहुत ही जो इजी मेरे लिए होते हैं, सबके लिए शायद डिफरेंट होगा इजी डिफ़िकल्ट, लाइक डीएलडी है, मैंने उस तरीके से कपलिंग किया उनका कि मैं उनको कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाह रही थी कि मैं बैकलॉग देते जाऊं, क्योंकि बैकलॉग देने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो उस हिसाब से मैंने उसको डिवाइड किया एंड मैंने किया। सो मैं एक दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में जो मुझे खुद करना होता था लेक्चर से, क्योंकि मैंने जुलाई में अप्रॉक्सीमेटली जुलाई में ही स्टार्ट किया, तो जो सब्जेक्ट्स हो चुके थे यहाँ कोचिंग पर भी, उसके मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स जो थे वो मॉर्निंग में किया। एंड उसके साथ ही मैं बुकलेट करती थी, ईजी जो बेसिक बुकलेट होती है पहले वो करती थी। एंड देन इवनिंग टाइम पर मैम की क्लास होती थी एंड उसके बाद जो उस सब्जेक्ट का पढ़ा है मैं उसके बारे में चीज़ें देखती थी। सो लेक्चर्स कंप्लीट किया, लेक्चर्स चलते चलते जिस टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं उसी के बेसिक बुकलेट से क्वेश्चंस कंप्लीट करते जा रही थी। देन थोड़े टाइम के बाद जो पार्ट टेस्ट होते हैं, वो टॉपिक वाइज टेस्ट जो होता है वो देती थी। एंड देन जब सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता था उसके बाद मैं पीवाईक्यूज़ और एडवांस बुकलेट भी करती थी। मतलब मैं एडवांस बुकलेट शायद सारे सब्जेक्ट्स की नहीं कर पाई, बट मैंने ट्राई किया मोस्टली कि मैं सबका करूँ ही, क्योंकि लिमिटेड टाइम था, उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट मैंने फिर भी ट्राई किया। इनिशियली तो मैंने सभी की एडवांस बुकलेट्स की थी। सो एक और चीज़ आई वुड से मेरे लिए जेन्युइनली ये बहुत हेल्प किया कि बहुत सारे मतलब ऐसा होता है कि हम बुकलेट भी कर रहे हैं तो बहुत क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज़ भी कर रहे हैं तो बहुत क्वेश्चंस हैं, टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी बहुत क्वेश्चंस हैं, हमारे पास बहुत सारा कुछ हो जाता है। एंड जब हम रिविज़न करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि रिविज़न कैसे करना है। तो मैंने ये चीज़ फॉलो किया था कि मैंने स्टार्टिंग से अपने माइंड में रखा था कि मुझे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने, मिल जाते हैं आई गेस बाहर भी शॉर्ट नोट्स, बट मुझे खुद के चाहिए थे अपने तरीके से। तो जो मैं पढ़ रही थी अपने अकॉर्डिंग मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। हर सब्जेक्ट के 10 to 20 पेजेस में मेरे शॉर्ट नोट्स थे। एंड उसी शॉर्ट नोट्स में मैं क्वेश्चन बैंक भी बनाती थी उन क्वेश्चंस का जिनके मैंने टेस्ट लिखे हैं या जो मेरे बुकलेट में थे। जो बुकलेट में होते थे मैं मार्क कर लेती थी, जो पीवाईक्यूज़ की बुक थी मेरे पास उसमें भी मैं मार्क कर लेती थी। पर जो टेस्ट हम लोग देते हैं उसमें बहुत सारी बारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो या तो हमें एक बारी में क्लिक नहीं करते, या जो डिफ़िकल्ट होते हैं जिनका लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को ना अलग से अपनी कॉपी के बैक साइड पर एक क्वेश्चन बैंक बना लिया था हर सब्जेक्ट का, सो दैट जब मैं रिवीजन करूँ लास्ट में तो मैं इन्हीं क्वेश्चन से रिवाइज़ करूँ। मैंने अराउंड मैंने टारगेट रखा था कि मुझे 10 राउंड्स ऑफ रिवीजन करना है। प्रोबेबली मैं उतना नहीं कर पाई, बट 6-7 राउंड्स ऑफ रिवीजन मैंने कंप्लीट किया था। मतलब जब मैं पढ़ रही थी उसी ड्यूरेशन में भी मैं 3 बार रिवाइज़ करती थी। मैं लास्ट में जब सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ रिवीजन करते हैं तभी भी मैंने नंबर ऑफ़ राउंड्स ऑफ रिवीजन किए थे।
तो रिवीजन तो बार बार करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया है, आपने अगर लेट्स से मैंने आज कोई सब्जेक्ट किया है एंड मैं 2 महीने 3 महीने बाद उसको बिना मतलब मैंने उसको टच ही नहीं किया है 3 महीने तक, और मैं सोच रही हूँ मुझे याद रहेगा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि सब कुछ याद रहे, आप क्वेश्चंस कर पाओ उसी सेम स्पीड से प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ। तो रिवीजन तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो वाला स्टेप आप हटा नहीं सकते। डेली कितना पढ़ते थे, मतलब कुछ फिक्स था या बस मतलब एक मिनिमम कि हाँ इतना आवर्स तो हमको रीड करना ही है? मैं एक्चुअली मैंने एक मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चली थी, एक ऐप है बूस्टर करके तो दैट एप्लीकेशन वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के लिए था। मैंने पूरे 12 सब्जेक्ट्स का उसके अंदर इनपुट डाल दिया था। जब मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठती थी मैं टाइमर ऑन करती थी, इवन इफ मैं अगर थोड़ी सी देर के लिए भी ब्रेक ले रही हूँ मैं वो टाइमर ऑफ करती थी। लाइक प्रॉपर सारा कुछ टाइमर पर रखती थी ताकि मुझे दिखे कि मैंने कितने टाइम पढ़ाई किया है, मैं कितने टाइम बीच बीच में अगर उठी हूँ तो मैंने क्या बहुत ही लंबा ब्रेक्स ले लिया है, क्योंकि उस सिटिंग की हैबिट भी डालनी थी मुझे। अगर पढ़ना है तो लॉन्ग सिटिंग की हैबिट चाहिए थी मुझे। कितने सिटिंग था, कितने आवर्स का यार? 3 Like, आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स? मैं स्टार्टिंग में 3 आवर्स तक तो नहीं बैठ पाती थी, बट लाइक 2.5 आवर्स मैं उठ गई, थोड़ा हाफ एन आवर आए, लाइक वॉक कर लिया, कुछ खाया, थोड़ा बहुत स्नैकिंग वो सब किया, देन वापस बैठ गए। धीरे धीरे लाइक इनिशियली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी लॉन्ग सिटिंग में, बट लाइक लास्ट तक तो मैंने 5 आवर्स तक की भी सिटिंग की है डिफ़िकल्ट होती है पर की है, क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे मेरे माइंड में इतना प्रेशर था कि ये नहीं हुआ तो मुझे करना ही है, लाइक और कोई ऑप्शन मैंने रखा नहीं था खुद के लिए। बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देखो डेली बेसिस, क्योंकि देखो गेट के एग्जाम भी ना 3 घंटे आपको बैठना ही है, तो उस 3 घंटे की अगर आदत हम नहीं डालेंगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उस 3 घंटे में फिर बच्चे इधर उधर मन भागने लगता है। तो यस, धीरे धीरे इन्होंने उस चीज़ को किया, अचीव किया, तो बहुत ही बड़ा चीज़ है। और देखो यहाँ पे हर जगह से हंस जैसा बनने का मैं पहले भी बोला था, तो यहाँ से पॉइंट सब निकालते चलो कि क्या क्या चीज़ है जो हमको अपने प्रिपरेशन में इसको ऐड करना है। तो देखो इन्होंने एक शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल को प्लान को एग्जीक्यूट किया, एक टाइमर का यूज कर रहे थे आप, है ना? उस ऐप का क्या नाम बताया आपने? बूस्टर ऐप। हाँ, तो इस तरह से आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अरे गेट की प्रिपरेशन के लिए जो भी ज़रूरत है ना वो सब करने को तैयार हो जाओ किसी भी। और इन्होंने फुल्ली फोकस्ड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अर्जुन की तरह फुल्ली फोकस्ड कि यस मेरे पास और कोई विकल्प है नहीं, ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करो। मल्टीपल विकल्प रखते हैं ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इधर प्लेसमेंट है, इंटर्नशिप है, आप इस सब में फंस जाते हैं। अलग अलग तरह के बच्चे वीडियो देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ प्लेसमेंट है, ये जो डिस्ट्रैक्शन पे मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे अनावश्यक यूट्यूब पे वीडियो देखते चले जा रहे हैं। अब इतना ज़्यादा भी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कम करें वीडियो, और वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, वो भी समस्या है। तो थोड़ा क्या इस तरह से आपको क्या कभी इस तरह से हुआ था, और अगर आप इसका कुछ उत्तर दे पाए कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कितना बेनिफिशियल होता है या नहीं करना चाहिए? मेरे साथ ये चीज़ हुई थी एक्चुअली। मैंने 1-2 चीज़ें, जैसे हम कॉलेज के ड्यूरेशन में ही लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स और ये सब तो पढ़ते ही हैं, और सब्जेक्ट्स जो दूसरे रहते हैं वो भी पढ़ते हैं कुछ कुछ, तो मेरे पास उसके भी थोड़े बहुत नोट्स थे। आई वाज लाइक कि शायद यूज़ आ जाए, तो मेरे पास वो भी थे। एंड ऐसा होता है कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है और चीज़ें बताने का उनका अलग अलग टाइम होता है कि कोई पहले बता रहा है, कोई बाद में बता रहा है। सो मेरे साथ ये होता था कि कन्फ्लिक्टिंग हो जाता था। मुझे लगता था कि ये सही है या वो सही है जो मैंने पहले पढ़ा था, ये बेटर है या वो क्या है। मैंने वीडियोस भी देखे थे कि मैं और क्लैरिटी ले लूँ। ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ों पे मुझे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो मैंने 1-2 जगह पे और देखी। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, एंड देखती थी तो ऐसा लगता था कि शायद मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं देखूंगी तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट उसकी वजह से उल्टा होता था, मुझे कन्फ्यूजन हो जाता था, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। मुझे जल्दी समझ में आ गया थैंकफुली कि नहीं करनी है वो चीज़ मुझे। टाइम भी जाता है और अनावश्यक। हाँ, exactly. 25 सालों से यहाँ पे मैम पढ़ा रहे हैं, इतना सारा हर साल इतने सारे बच्चे टॉप आईआईटी में जाते हैं, आप लोग को पता ही है। टॉप आईआईटी आईएससी कहाँ नहीं बच्चे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से फुल्ली फोकस्ड होना चाहिए। आपके पास, हमारे पास इतने सारे प्रैक्टिस मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज से याद आया, और प्रैक्टिस मटेरियल से आपने सारे बेसिक बुकलेट लगाए थे? हाँ, और टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज़ भी मैंने 2 साल की पूरी टेस्ट सीरीज़ की है। पूरा 2 साल की? वाह। हाँ। सबको मिलता है 2 साल, एक पिछले साल का, इस साल का भी, तो आप चाहें तो दोनों साल का कर सकते हैं। वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, यस। बट जैसे राउंड टेस्ट वगैरह जब थे वो तो मैंने इसी ईयर का किया है, और लास्ट ईयर की भी मैंने कुछ राउंड टेस्ट दिए थे कुछ सब्जेक्ट्स के जो मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उनका मैंने दिया है लास्ट ईयर का भी। बट इनिशियली जो पार्ट टेस्ट होते हैं ना, टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद जो टेस्ट हाँ, होते हैं, हाँ। वो तो मैंने दोनों साल के दिए हैं। बहुत बढ़िया। पहले मैं प्रीवियस ईयर का देती थी, उससे समझती थी, फिर मैं इस साल का देती थी, ताकि जो प्रीवियस ईयर वाले उसमें रैंकिंग्स नहीं दिखती थी, तो मैंने उससे थोड़ा समझा, फिर मैं इस साल वाले देती थी, उसमें रैंकिंग्स दिखती थी, तो हालांकि दोनों में रैंक अवेलेबल है। स्पिरिट मेरी मिल थोड़ी रही। जग जाती थी कि इसमें बहुत ही top बड़ा rank एक बात मांगना। बताऊं कि बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं ना, वो टेस्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके टॉपिक वाइज टेस्ट। अभी मैं चर्चा कर रहा था आशीष सर से ऐसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट में ना आपको एक टॉपिक के 25 क्वेश्चंस हैं, और बच्चे उसी को छोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, उनको लगता है मॉक दे देंगे आराम से, ये दे देंगे। अरे भाई, ये अपॉर्चुनिटी अभी के एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, वो आपने किया, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने। नहीं, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आई जस्ट रियलाइज, यस। जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसी के साथ में टेस्ट हो रहा होता है, तो तब हमारा पूरा फोकस उसी सब्जेक्ट पे होता है, तो तब हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, जब हम रिवाइज़ करके अगर टेस्ट दे रहे हैं ना, तो हमारा एक तो ये बेनिफिट है कि रिविजन भी हो गया एक बारी का, एंड उसके बाद हम टेस्ट भी दे देते हैं साथ में, तो प्रैक्टिस भी हो जा रही है एक तरीके से, मोर फोकस्ड टॉपिक वाइज। उसके बाद अगर हम लास्ट में देते हैं ना, हम नोटिस करते हैं कि सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन भी हमारा वहीं हो जाता है, पूरा सब्जेक्ट एक बार ही पूरा गो थ्रू हो जाता है। उसके बाद ही हम, ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल ही ब्लैंक हम टेस्ट देने के लिए बैठ गए हैं, थोड़ा तो रिवाइज करते हैं, करके ही देना चाहिए। Exactly. बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं, अपने पास रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। हाँ। मैंने देखा कई बच्चे वो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते, कई लोग सबमिट कर देते, बस उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते। मुझे इतना दुख होता है, प्लीज़ ये सब मत करिए। प्रॉपर टेस्ट मतलब टेस्ट, हर टेस्ट को गेट की एग्जाम की तरह समझना है, और उस टेस्ट को ये सब सोच करके देना है कि यस, ये मुझे एक एक चीज़ यहाँ से लर्न करना है। यहाँ से टेस्ट देने के बाद, टेस्ट देने वक्त आपका किस तरह से आप अपने एक वो रखते थे कि क्या प्रिपरेशन होना चाहिए ड्यूरिंग टेस्ट, क्योंकि पहले का प्रिपरेशन अलग होता है, ड्यूरिंग टेस्ट अलग सिचुएशन होता है, और बाद में एनालिसिस अलग होता है। तो क्या इस पे थोड़ा कुछ काम किए थे आप? हाँ हाँ, मैंने ये चीज़ था कि जैसा मुझे एग्ज़ाम लिखना है ना गेट का, उसी सेम फॉर्मेट में मैं अपने सारे टेस्ट दूंगी, ताकि वो मेरे दिमाग में वो चीज़ सेटल हो जाए, बैठ जाए कि भाई ऐसे ही टेस्ट लिखना है, एंड यही होता है तरीका लिखने का टेस्ट, और कोई चीज़ें मेरे माइंड में नहीं आए। सो मैं स्कीम्स करती थी कि फ़र्स्ट राउंड में, लाइक क्वेश्चंस के फर्स्ट, मैं टाइमर पहली बात तो दिखती रहती थी, मेरी स्पीड फास्ट है, और मैं ट्राई करती थी कि हाफ ऑफ द टाइम तक, लेट्स से 1.5 घंटे का टेस्ट है, तो मैं ट्राई करती थी कि 1 घंटे में मैं सारा जो 1-2 बार राउंड कर लूँ। फर्स्टली कि हाफ एन आवर में जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं जो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि हो जाएगा फटाफट, वो मैं कर लेती थी। जो मुझे देख के ही लगता था, या तो जिन क्वेश्चंस की लेंथ लंबी होती है, होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जिनकी लेंथ बहुत लंबी होती है, मैं उनको देखते ही स्किप कर देती थी। जो ऐसा लगता था पढ़ के समझ नहीं आ रहा है एक बारी में, मैं उसको भी स्किप कर देती थी फर्स्ट राउंड में। मैं फर्स्ट राउंड में किया, जो मुझे समझ में आ रहा है फटाफट वो करती थी। देन सेकंड राउंड में मैं वो क्वेश्चंस करती थी जो मुझे बन थोड़ा, सकते हैं। हाँ, जो बन सकते हैं, जिनका मुझे थोड़ा आइडिया लग पा रहा है क्वेश्चन रीड करके, मैं वो करती थी। एंड देन लास्ट एक बारी मैं और चेक करती थी, क्योंकि लास्ट तक तो थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस बचते हैं, वो मैं देखती थी कि उनमें से मैं कौन सा रिमेनिंग टाइम में कर सकती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा अगर दिमाग लगाऊँ, 1-2 मेथड्स ट्राई करूँ तो हो सकता है। तो मैं इस तरीके से ही चलती थी, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो, फुल सब्जेक्ट टेस्ट हो, या फिर मॉक्स हो, कैसा भी हो, मैंने सब में यही अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी। और एनालिसिस में क्या क्या चीज़? एनालिसिस के लिए मैं यही करती थी कि जब हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता था, मैं थोड़ा ब्रेक लेती थी, खाना वगैरह, एंड देन जब मैं एनालिसिस करती थी, मैं साइड बाय साइड रखती थी कि मैंने क्या किया है और सोल्यूशन में क्या है, गलत क्यों हुआ है। मतलब गलत वाले क्वेश्चंस हो या सही, मैं सारा ही पूरा ही एनालिसिस करती थी। ये पॉइंट्स है, नोट कर सकते हो आप कि क्या मैंने जिस मेथड से किया उससे शॉर्टर मेथड कोई है, जल्दी हो सकती है, जो मुझे नहीं पता थी,
तो मैं वो Yes. सब भी चेक करती थी। एंड उसके बाद जो मैंने आपको बोला मेरा क्वेश्चन बैंक बनाने का, मैं उस ड्यूरेशन में क्वेश्चन बैंक बनाती थी जब मैं एनालाइज करती थी कि हाँ ये मेथड बेटर है, ये क्वेश्चन बेटर है, ये लैंग्वेज बेटर है, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन बैंक उस टाइम पे बनाती बहुत सुंदर। जानते हो मतलब सबसे बड़ा बात है कि टेस्ट देने के बाद थोड़ी देर बाद एनालिसिस कर लेते हैं। ये नहीं कि 2 दिन बाद कर रहे हैं, 4 दिन बाद कर रहे हैं। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि पेंडिंग है, एनालिसिस तो छोड़ो, टेस्ट देना पेंडिंग है, टेस्ट दे दिया तो एनालिसिस पेंडिंग है, और समटाइम्स तो बिना प्रिपरेशन के टेस्ट देते हैं। और कई लोगों में मैंने प्रॉब्लम देखा है स्टूडेंट में, आप थोड़ा इस पर बता सकते हैं। जैसे वो ना टेस्ट को ये सोचते हैं कि अभी मेरा प्रिपरेशन हुआ नहीं, एक्चुअल में 100% प्रिपरेशन कभी होता ही नहीं, बहुत कुछ छूटता है। तो एक डेट फिक्स होना चाहिए। मुझे जितना समझ में आता है कि यस चलो गेट के कोचिंग के हिसाब से हमने एक डेट डिसाइड किया, उससे नहीं आप चल पा रहे हो, आप अपना डेट डिसाइड कर लो, 4-5 दिन बाद का कर लो, लेकिन उसमें उसी टाइम में आप 2 बैठ के टेस्ट। अभी बच्चे क्या करते हैं, अच्छा चलो उसने सेट किया आज देंगे, आज नहीं दिया, 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद पता चला 2 टेस्ट अभी छूटा हुआ है। तो क्या आपका क्या था स्ट्रेटजी कि कब कौन सा टेस्ट देना, कि हमारे साथ देते थे कि आपका एक प्लान था टेस्ट देने का? नहीं, मेरा खुद का प्लान था, क्योंकि मेरे ज्वाइन करने के पहले बहुत सारा ऑलरेडी हो चुका था। यस। तो और मेरे को सब्जेक्ट्स अपने पेस पे करने थे, क्योंकि मैं फास्टर पेस पर चलना चाह रही थी, टाइम कम था। हाँ, तो मैं उस हिसाब से करना चाह रही थी। मैंने खुद की एक्सेल बनाई थी, माइट साउंड स्टूपिड बट मैंने खुद की एक्सेल बनाई थी। एंड मैंने उसमें प्रॉपर जो हमारा शीट गिवन होता है ना टेस्ट सीरीज का, कि इतने टेस्ट है, ये है, वो सारा पूरा शीट मैंने उस पर कॉपी करा था। एंड मैंने उस पर डेट्स डाल दिए थे कि इस डेट तक एनी हाउ मुझे ये टेस्ट देना है, तो मैंने उसमें डेट्स डाल दिए थे। बहुत अच्छा। देखो ये बहुत बड़ा सीखने वाला पॉइंट है, और सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ, मैंने उसमें डेट्स डाले थे, मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड भी डाले थे, परसेंटेज पता करने के लिए कि मैं कितना कर पा रही हूँ और कितना नहीं हुआ है, वो मैंने करके रखा हुआ था। नहीं अच्छा है। हमको खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनेस्टी हमारे खुद, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकते। इन्होंने वो कर दिखाया कि यस मुझे चेक करना है कहाँ और इम्प्रूव कर सकते, कौन कौन सा पोर्शन मेरा छूट रहा है, ये सारी चीज़ों पे ये काम कर रहे थे। देखो लिमिटेड टाइम है अंदर। अच्छा एक चीज़ जो मुझे अभी याद आ रहा है, बच्चे कई बार क्या होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार मार्क्स अच्छा आया, कई बार मार्क्स कम आया। क्या इस तरह की सिचुएशन आप में हुआ था कि सब अच्छा ही चल रहा था? नहीं, जब देते हैं ना सब्जेक्ट पढ़ते टाइम, जब हम टेस्ट देते हैं तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उस समय उसी एक सब्जेक्ट पे हमारा फोकस रहता है। Yes. जब हमने बहुत सारे हमने जब सब्जेक्ट कर लिया, लेट्स से 4-5 सब्जेक्ट्स भी कर लिए हैं, और जब हम उसके बाद देते हैं और फिर वो पिछले वाले से थोड़े बहुत कम है लेट्स से, तो होता है कि यार मैंने पहले किया था तब तो अच्छा था, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं आया है। और मोस्टली ये चीज़ लास्ट में होती है, क्योंकि लास्ट में हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 12 सब्जेक्ट्स हो गए हैं पूरे, अब हम टेस्ट दे रहे हैं। तो राउंड टेस्ट जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट्स के 2-3 सब्जेक्ट्स को कपल करके टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो शायद अच्छे चले जाते हैं, कुछ में ऐसा फील होता है स्टार्टिंग में कि यार मार्क्स ही नहीं आ रहे, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मैं तो मैम के पास आके रोई भी थी एक बार कि मैम स्टार्टिंग में अच्छे आ रहे थे, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। ये नवंबर दिसंबर की बात है। हाँ। देखो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा चलता है, ऊपर होगा कभी नीचे होगा, और मार्क्स कम आना भी एक अच्छी बात है कि हम उस पर काम करेंगे, हमको पता चले क्या वीक पॉइंट है, और आपको इस तरह से ही आगे बढ़ना है। हर चीज़ से आपको पॉजिटिवली लेना। कभी कम आया तो क्या सोचना है कि हमको और सीखने को मिल रहा है, क्या पता गलतियाँ पता चला, और अच्छा आया तो खुश के फूल के बड़ी नहीं बन जाने की। यस आपको ये सोचना पड़ेगा कि यस मुझे इसको मेंटेन रखना है, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर काम करना है। एक्चुअली मेरे पास एक्सेल थी ना, तो मुझे उसमें एक बार ही में दिख जाता था कि मुझे 1-2 जगह पे अगर अच्छे हैं तो 2-3 जगह पे बुरे भी दिख रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं आ रहा है, जैसे लोग कई लोग अहंकारी हो जाते हैं, यस मेरा तो सब हो ही जाएगा। ये भी दिखता रहता था कि इतने टेस्ट अभी भी बचे हैं तो मुझे देना है। नहीं एकदम बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्लान था। मैं तो काफ़ी टाइम ले लिया हूँ आप लोगों का, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपसे और चर्चा करूँगा एक कुछ प्रश्न के साथ। एक जो प्रश्न आ रहे हैं कि आपको अभी आईएससी बेंगलोर मिला, राइट? तो आपने मतलब वैसे तो सबसे अपने कोचिंग में सबसे ज़्यादा आईएससी का चलता है कि आईएससी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास। तो आपको आईएससी के बारे में, और आप आईएससी अभी गए भी हैं, राइट? तो बच्चों को बताइए कि क्या मतलब रैंक आने पे आईएससी वाले बुलाते हैं, और कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा। और आई थिंक आप आईआईटी मुंबई भी गए, राइट? तो क्या एक्सपीरियंस रहा आईएससी बेंगलोर का? मैं मतलब कैंपस की बात करूँ तो ऑब्वियसली दोनों ही बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन मतलब कोई भी
जो टॉप इंस्टीट्यूट है सभी के कैंपस तो बहुत ही सुंदर है, बट आई जस्ट डोंट नो IISc बॉम्बे से मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाई बिकॉज एक तो वो बहुत लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा, कंप्लीट ग्रीनरी सराउंडेड कैंपस है। एंड वहाँ की लाइक ऑरा ही डिफरेंट है, मतलब आप वहाँ पे जाओगे यू विल फील लाइक, मैं जब गई, मैं अभी टेस्ट था उसके लिए गई थी, तो आई डोंट नो, इट जस्ट फेल्ट सो सरियल। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोच रही थी उस अंदर ही अंदर कि हो जाए भगवान, यहाँ पर हो जाए मेरा। मैं आई थिंक वो थोड़ा मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं यस भगवान से बोल रही थी कि प्लीज़ हो जाए, यहाँ पर हो जाए, एंड थैंकफुली हो यस गया। यस। नहीं, मैं एक चीज़ बहुत बड़ा शिक्षा है, मैं बताऊंगा, ये शेयर करना ज़रूरी है कि कई बार गेट में रैंक थोड़ा अच्छा नहीं भी आता किसी कारणवश, क्योंकि उस 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है, कई बार मार्क्स कम आ जाते हैं, कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, और जब उम्मीद से कम आते हैं मार्क्स तो बहुत घबरा जाते हैं। और उर्वशी का जब मेरे पास फ़ोन आया था, मुझे याद है, तो उस टाइम थोड़ा सा ये थे कि सर मैंने सेट 1 में दिया, मेरे इसके मार्क्स तो अच्छे आ रहे थे, 75 के आसपास आ रहे थे ऑलमोस्ट, है ना, और लेकिन वो कम दिखा रहे थे ना सेट 1 के वजह से, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। इनको मैंने पहली बार में बोल दिया कि तुमको तो ISC मिल जाएगा, पता नहीं भगवान ने बुलवा दिया, और भगवान की कृपा ऐसा है। तो देखो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, लेकिन यस, जब हम एक अच्छा शुभ संकल्प रखते हैं, अच्छी अच्छी भावना रखते हैं, तो भगवान उसे पूरा करते हैं। और मैंने देखा उस टाइम जब आपका गेट का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद का मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इस फेज से गुजरते हैं, मैं भी गुजरा था। रिजल्ट आने के बाद अपने को पता नहीं होता कौन सा कॉलेज मिलने वाला, क्योंकि मान लो अंडर 100 में है तब भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, उसमें भी डाउट रहता है, 50 के अंदर में भी डाउट रहता है, ISC मिलेगा, IIT मद्रास मिलेगा। लेकिन आपकी जो सिचुएशन था उस टाइम आपने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा मन में चलता रहता है, और ऐसे कई सारे बच्चे को चलता है, तो आप थोड़ा बताएंगे अपना। नहीं, मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड फील कर रही थी बिकॉज़ ऑब्वियसली हर कोई टारगेट लेके चलता है कि अंडर 50 ही चाहिए, एकदम टॉप AIR चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एंड जब रिज़ल्ट आ रहा था, इनिशियली भी मैं बहुत हैप्पी थी बिकॉज़ मैंने चेक किए थे लास्ट ईयर के स्टैट्स, इस ईयर और लास्ट ईयर के स्टैट्स में बहुत ही बड़ा बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो मैं जब मतलब उस टाइम में भी मैं थोड़ा ठीक थी, एंड जब रिज़ल्ट आया उसके बाद तो मैं ऐसे शैटर्ड फील कर रही थी कि अभी क्या होगा पता नहीं एग्जैक्टली क्योंकि फिर आप बीच में ऐसे ना वो लटकने वाला स्टेट होता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि ये कंफर्म है या नहीं, और वो भी नहीं पता है कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या क्या मिलेगा। मिलेगा। तो वो स्टेट थोड़ा सा रहता है, मेंटली चैलेंजिंग भी रहता है। लाइक मुझे उस टाइम पर सर ने बुक यस, दी थी। मैंने स्पिरिचुअल बुक्स भी दिया था, मेडिटेशन के बारे में बताया था, और इनके पास भगवत गीता भी थी जो इनको काफ़ी हेल्प किया। और सबसे मेन कि इनको मैंने बोला था कि आपको मेरे पे विश्वास करना होगा, आपका होगा। ये बहुत दुखी थी, इनके आंख में आंसू भी आ गए थे। और लेकिन एक बात है, ऐसा ये मेरे लिए पहला केस नहीं था, मेरे पास चूंकि हर साल का ये था, तो मुझे पूर्ण विश्वास था इनका हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी डिमोटिवेट नहीं होना, गेट की प्रिपरेशन अच्छे से करो, रिजल्ट के बारे में सोच सोच करके परेशान मत हो। अभी का ये टाइम है, जब रिजल्ट आने वाला होगा उस टाइम भी हमको अपना बेस्ट देना, हमेशा कनेक्टेड रहो, यहाँ पे कनेक्टेड होना जरूरी है। ये हमेशा जब भी कुछ भी होता है तो आ जाते हैं यहाँ पे, कभी या तो फ़ोन लगा लो, यहाँ पे आ जाओ। तो चलते चलते हम लोग अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं इस डिस्कशन को, क्योंकि बच्चे इस वीडियो में ही पूरा टाइम नहीं देना, पढ़ाई करना है, इससे पॉइंट निकालो और अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। कि आप सबसे पहले यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बताया आपको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए डाउट सपोर्ट के लिए इतनी सारी व्यवस्था है, जैसे कि चैट पे डाउट पूछ सकते हैं जो बाहर के स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन डाउट पूछ सकते हैं, जितना चाहे उतना पूछ सकते हैं, डिस्कशन हर चीज़ का पड़ा हुआ है ना। और फैकल्टी, मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ, बस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फैकल्टी और यहाँ पे मेंटर्स सब आपको कितना सपोर्ट किया, कितना ऑनेस्टली बताइएगा। और आपको कुछ लगता है कि सर ये इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं बेहिचक। बच्चों को कुछ मैसेज दे सकते हैं जो आपके कलीग्स होंगे जो कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे थे, या फिर आपने जो कुछ मिस्टेक किया है ना, इस सबको आप एक सार में बताइएगा, जो भी आपका, कि आपको एक बार कि ये चीज़ मेरे पास होता तो और मैं ये कर सकता था, या मैंने ये गलती की तो मैं शायद आप ये मत करना। तो ये सारी चीज़ें आप स्टूडेंट को शेयर करिए। ठीक है, मैं पहले मिस्टेक से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे साथ ये चीज़ होती थी कि जैसे सर ने बोला ना, ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेन एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा, ये सोच के मेरा लाइक 1-2 दिन डिले हो जाती थी चीज़ें कि
क्या होगा क्या होगा, इस थॉट में मैं पढ़ नहीं पाती थी सही से, पूरा फोकस नहीं लग पाता था एंड यही थॉट में रहती थी। एंड मैं जब भी आती थी मुझे यही बोलते थे कि ये मत सोचो अभी, पहले अभी जो करना है उतनी पढ़ाई करो। मुझे लगता है शायद ये चीज़ मैं ना लास्ट तक भी समझ नहीं पाई थी, मैं ओवर थिंकिंग तो करती थी, तो वो एक मिस्टेक है शायद जो नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम लिखते टाइम भी ऐसे स्टेज से नहीं जाना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा। इट्स जस्ट कि वो 3 घंटे आपके पास हैं, आपको ये करना है कि हमें बस लिखना है, जो हमें आता है, हमें पूरी प्रेपरेशन है, यही सोच के अंदर जाना है। बिकॉज वो सर ने सही बोला था, प्रेपरेशन हमें तो एटलीस्ट कभी फील नहीं होगा कि हमारी 100% प्रेपरेशन हो चुकी है। बहुत रेयर है ऐसा नहीं फील नहीं, कर पाना। फर्स्ट रैंक को भी बहुत कुछ नहीं आता, मेरे पास खड़ा करिए, मैं वो गेट से ही मैं पूछ दूंगा, ये सत्य है। लेकिन ये दिमाग में रहता है कि हमको सब कुछ करना है, ये अच्छा बात है, हमको सीखना है, लेकिन ये सोच सोच करके हम टेस्ट ही नहीं देते बच्चे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप जो बताए ना बच्चे, इसके सॉल्यूशन ये है कि ये जो रिजल्ट के बारे में ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन सिंपल सा है, हमको अपना बेस्ट देना है। आप देखो ना, सिंपल में भगवत गीता कई सारे बच्चे पढ़ते हुए उसमें साफ साफ भगवान बोल रहे हैं कि आपका जो पूरा पूरा आप पे किस कंट्रोल क्या है, आप अपना बेस्ट दो। रिजल्ट उनके कंट्रोल में, तो उनको उन पे छोड़ दो ना आप। और एक बात सत्य है कि आप अपना बेस्ट दोगे ना तो रिजल्ट, भगवान कभी अन्याय कर ही नहीं सकते, तो आप अपना बेस्ट दोगे ना तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो आई यूज्ड टू से वो नहीं है श्लोक, जो कछु कीना तू ही कीना, मैं कछु कीना नहीं। तो यस, मैं वो सोच लेती थी कि ठीक है, अभी जो भी होना है हो जाएगा। मैं थोड़ी देर मेडिटेट करती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेती थी। मैं लास्ट का ही सोच लेती थी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो जाती थी, बैक टू रियलिटी, बैक इन प्रेजेंट, काम करो, पढ़ाई सही बात है। करो। ये सोच सोच के समय क्यों बर्बाद करना। अच्छा, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा बहुत, तो मैं एक ही चीज़ लिखा था, लिखता था मैं कि जो होने वाला है ना, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, मैं वर्स्ट केस में लिख लिया क्या होगा। ज़्यादा से इतना तो तय कि गेट क्वालिफाई कर ही लूँगा, इतना तो अच्छा यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैम जो बता रहे वो मुझे समझ में आ रहा है, सीख रहा हूँ, तो मुझे सीखना है। अगर सीख लूँगा कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। फिर मैंने देखा चींटी को, जानवर को, सबका भोजन पानी भगवान व्यवस्था कर रहे, तो क्या मेरा नहीं करेंगे, सब अरेंजमेंट करेंगे। तो हमको अपना बेस्ट देना है, तो मैं इस पर सोच सोच के क्यों टाइम बर्बाद करूँ कि क्या होगा, क्योंकि हमारे नियंत्रण में है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो आपके कंट्रोल में नहीं उस पर सोच करके टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा शिक्षा है यहाँ पे कि यस, ओवर थिंक से थोड़ा सा बचिए। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही तो आप पर्सनली आइए, मिलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट है, फ़ोन से बात कर लीजिए, आप आकर के भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन वाले के लिए भी वेलकम है, कभी भी आके मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की, मुझे बेस्ट लगी कि यहाँ पे जो डाउट सपोर्ट है और मेंटर सपोर्ट है वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा है एंड ओपन टू डिस्कशन है। जो जैसे मैंने देखा है, अगर हमने सिर्फ कहीं के, मैंने और भी दूसरे टेस्ट सीरीज़ भी लिए थे ताकि एक डिफरेंट लेंस से मैं देख सकूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं यहीं पर पढ़ रही हूँ, यहीं के क्वेश्चंस किए हैं, यहीं की बुकलेट्स की है, तो मुझे चाहिए था एक डिफरेंट जगह से भी मैं क्वेश्चंस करूँ और देखूँ। बट आई हैव नोटिस्ड कि कहीं पे भी, और अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस लिए हैं या आप ऑनलाइन में हैं तो वो छोड़ देते हैं कि आपको समझना है, आप खुद समझ लीजिए। इतना अच्छा डाउट सपोर्ट मुझे नहीं कहीं और का लगा। मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे तो हमारे प्रॉपर ग्रुप्स बनते थे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लिए उनके लिए भी, कि क्लैरिटी से समझ में आ जाए। आशीष सर रहते थे, आप रहते थे, जितने भी दूसरे मेंटर्स रहते थे, सभी लोग लाइक प्रॉपरली हेल्प तो हमेशा करते थे। और मुझे लगता है मैं थोड़ा स्टबर्न भी रही हूँ, मुझे समझ नहीं आती थी कोई चीज़ तो मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी कि ठीक है हाँ ये ऐसे ही होगा, वो मेरा एटीट्यूड नहीं रहा कभी। तो नहीं, अच्छा सीख रहे थे आप, आकर के खूब डिस्कशन करते थे। तो मैं इसलिए बार बार आके कि सर नहीं समझ में आया अभी भी, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है। एंड एवरी टाइम मतलब मुझे एटलीस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है कि मैं बैठ के प्रॉपरली डिस्कस करती थी। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बताना है तो चिड़ या ऐसा कुछ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लाइक वो डिस्कशन हमारा प्रॉपरली अच्छे से होता था ताकि मुझे समझ में आ जाए। और नए स्टूडेंट को बताना चाहूँगा
कि यहाँ पे जैसे टेस्ट हुआ तो टेस्ट के बाद में सॉल्यूशंस भी है, सॉल्यूशंस का वीडियो भी है, और देन आप ओपन मतलब कि आप डाउट आपको फिर भी आ रहा है तो पूछ सकते हैं, और वहाँ पे भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग जूम पे भी आ जाते हैं। अच्छा, जो बाहर के स्टूडेंट है फ्री टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, तो बाहर वाले बच्चे को भी हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा भावना नहीं रखते हैं कि नहीं ये तो दूसरे कोचिंग का। पर्सनली कई सारे स्टूडेंट हमें फ़ोन भी करते हैं, तो मैं कभी ये पूछता नहीं तुम जील को, खुद बताते मैं ये हूँ, मतलब तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। तो मैं हम लोग इस तरह से हर तरह से हेल्प करना चाहते हैं। बस आपके अंदर में एक इच्छा होना चाहिए कि यस मुझे सीखना है, और जैसे ही इच्छा करेंगे तो बाकी तो पूरा गेटेड जिल आपको खींचने के लिए तैयार है। जैसे एक कहावत है ना कि जैसे हमारे और भगवान के बीच में अगर 1000 कदम है तो आपको एक कदम इच्छा करना कि यस मुझे भगवान आपके पास आना है, बाकी 999 कदम भगवान खींच लेते हैं। सिमिलरली उसी भगवान के पास से गेटेड जिल भी ऐसे है, आपको इच्छा करना कि यस मुझे गेट की प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देना, आप बेस्ट देने की प्रयास करो, बाकी सिस्टम इतना सुंदर तैयार है, आप इस सिस्टम में बेहतर ही करोगे। अगर उसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आता है जो बच्चे अपना बेस्ट नहीं देते, बात करना छोड़ देते, मिलना छोड़ देते, टेस्ट देना छोड़ देते, मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट। अगर आप प्रयास किए एट द एंड, देखिए मैं ओपनली बताना चाहूँगा कि उर्वशी का जो है थोड़ा गेट का रैंक जो है करीब 600-700 के आसपास चला गया था, लेकिन ये अपने लिए इंस्पिरेशन है कि 600-700 के बाद भी इन्होंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखा, इंटरव्यू रिटर्न क्लियर किया, चूँकि इसकी पढ़ाई सब अच्छी थी, इसका सिलेक्शन हुआ। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया में ही आना नहीं इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इंटरव्यू निकालना भी, वो भी आईएससी जैसे कॉलेजेस का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा। इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक्चुअली जब ये हुआ रिज़ल्ट वगैरह का चल रहा था, एंड देन मेरा ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड जब मुझे कॉल आया वहाँ से कि मैं अपीयर कर सकती हूँ एग्ज़ाम के लिए, तो मतलब मैंने बहुत सारे जो सीनियर्स थे और जिन्होंने इसके पहले दिए हैं, यहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं जिन्होंने पहले दिए हैं एग्ज़ाम्स वहाँ के। सो मैंने उन लोगों से बात किया समझने के लिए कि कैसे देना है। एंड मतलब IISc नेम से यू फील लाइक कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा, कैसा होगा क्या होगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स, जस्ट मेरा एमटेक ही नहीं ही हुआ है, तो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है बहुत। मुझे मैम ने बोला ऑब्वियसली हम गेट के लिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ते जितना हमें इंटरव्यूज़ में ज़रूरत होती है। तो मैम ने मुझे गाइड किया था कि मैं कहाँ से पढूँ, क्या पढूँ। मैं बहुत बारी लोगों को गिलबर्ट स्टाइन का समझ में नहीं आता है, लोग बोलते हैं कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम में बहुत लेक्चर्स हैं उसके, 30-32 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड आपने देखा पूरा? हाँ, मैंने क्या बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मैंने पूरा किया था, टाइम लिमिटेड था, बट मैंने ऐसे सोचा था कि यही है, मतलब ऑप्शन नहीं, एक चीज़ है कि ऑप्शन नहीं होने से मोटिवेशन अपने आप आती है। तो मैं पूरा कंप्लीट किया। मैंने आपसे भी पूछा था, मैंने बुक भी मांगी थी, गिलबर्ट स्टाइन की जो बुक आती है वो तक मांगी थी कि मैं उससे भी सॉल्व कर लेती हूँ। मैं सब मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि आपका प्रिपरेशन गेट के एग्जाम देने पे ही ख़त्म नहीं हुआ। आपके उसके आगे की भी देखो, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एग्जाम्पल है। गेट में अच्छा चलो अंडर 100 में आ गए, चलो अच्छा है, ऐसा नहीं था। 600-700 पे आने के बाद भी IISc जाना ये इतना आसान नहीं, जर्नी नहीं है, इसमें बहुत सारे स्ट्रगल, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपना बेस्ट देते रहा। तो ये हमारे लिए बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आप नोट किए होंगे। तो लास्ट में आप कुछ मैसेज दे दीजिए, फिर इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। मेरा मैसेज ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी और रिविजन आर वेरी इम्पॉर्टेंट कीज़, छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओवर थिंकिंग भी इतना नहीं कर सकते आप अगर आपके पास टाइम नहीं है और प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है। कंसिस्टेंसी और रिवीजन, दो पॉइंट्स पे मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। कंसिस्टेंसी में अगर प्रॉब्लम है, रिवीजन में प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत गेटेड जिल के मेंटर्स से, आप फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रहा है, मन बहुत ज़्यादा बेचैन आ रहा है, घबरा रहे हैं, तुरंत आप मिलने आए। और अगर आप लोग को ये पता हो कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बुक्स 5 to 10 मिनट्स डेली बेसिस पे रीड करना, अच्छे एसोसिएशन लेना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट आ रहा हो, कुछ पूछना है तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। थैंक यू।